Hey guys, so in this video we are going to do in-depth analysis of the Economic Survey 2016-17. See, Economic Survey में से काफ़ी questions डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं प्री में या फिर मेंस में, स्पेशली इन GS3, इसमें तो Economic Survey ही बचाता है. So this is a topic which is very important for the upcoming UPSC Civil Services examination. This is the part 1 video of the Economic Survey series. इसमें हम एक जनरल ओवरव्यू लेंगे कि इस साल इकोनॉमिक सर्वे में क्या चीज़ नई है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या डिटेल में पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए. सी एक्चुअली पढ़ना तो सभी कुछ चाहिए, पर हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 4 ही महीने बचे हैं. तो वाइस डिसीजन यही होगा कि हम इम्पोर्टेंट चीज़ें एटलीस्ट सारी कवर कर लें. तो ये वीडियोस शायद आपकी हेल्प कर सकते हैं. आई कैन एश्योर यू कि ये वीडियोस देखने के बाद चाहे प्री का कोई क्वेश्चन हो या मेंस का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन वेरी वेल आंसर इट. इम्पोर्टेंट, और आपका टाइम भी बच जाएगा, पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट रिलेवेंट पॉइंट्स मैं इस वीडियोस में कवर करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. सी, दीज आर माय पर्सनल नोट्स. इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट पेजेस होंगे वो मैं आपको चैप्टर वाइज साथ साथ बताती जाऊंगी, तो आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं. हालांकि सब कुछ हम इन वीडियोस में कवर कर ही लेंगे. सबसे पहले तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस पूरे साल, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी. ग्लोबली देखा जाए तो पहले ब्रेक्जिट हुआ, फिर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रम्प आए, उन्होंने काफ़ी सारे पॉलिसीज चेंजेस किए, जैसे वीज़ा को लेके या कोई भी जिनसे इंडियन इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा. इसके अलावा डोमेस्टिक चेंजेस की बात करें तो 2 सबसे बड़े एक्शन थे, एक तो जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन. जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दूसरा डीमोनेटाइजेशन पे ऊपर पूरा एक सेपरेट चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे में कि उसकी शॉर्ट टर्म गोइंग क्या रहे, लॉन्ग टर्म क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉलिसी चेंजेस कर सकते हैं ताकि वो बेनिफिट्स मैक्सिमाइज हों, जैसे कि टैक्स रिफॉर्म्स करवाकर, लैंड और रियल एस्टेट को जीएसटी के अंडर लाकर, स्टैम्प ड्यूटीज और टैक्स रेट्स कम करके. इस तरीके से पूरा चैप्टर है इस पर, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो. उसके बाद स्ट्रक्चरली इकोनॉमिक सर्वे 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है. पहले में पूरा ब्रॉड ओवरव्यू होता है, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए और नियर टर्म आउटलुक क्या होनी चाहिए. सेकेंड सेक्शन में नियर टर्म इश्यूज डिस्कस्ड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डीमोनेटाइजेशन पे पूरा एक चैप्टर है, देन ट्विन बैलेंस शीट पे पूरा एक चैप्टर है, उस प्रॉब्लम के बारे में क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं उसे ओवरकम करने के लिए. तीसरा है फिस्कल पॉलिसी, सेंटर और स्टेट के लिए क्या क्या है. चौथा टॉपिक है लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए. और थर्ड सेक्शन डील विद द मीडियम टर्म इश्यूज, जैसे कि स्टेट्स और सिटीज. इस पे 2 थीम्स, एक तो स्टेट एंड सिटीज और दूसरा बिग डेटा. इस बार बिग डेटा पे बहुत एम्फेसिस डाला गया है. इनफैक्ट आप लोगों को पता ही होगा, जो भी न्यूज देखते रहते हैं उन्हें पता ही होगा कि बिग डेटा इस बार कितना ज्यादा न्यूज में है. बिग डेटा का काम क्या है? देखिए, बहुत सारा डेटा होता है मार्केट में, अलग अलग एजेंसीज के थ्रू बहुत सारा डेटा क्रिएट होता है, जनरेट होता है. उन्हें एनालाइज करके उनमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना, वो बिग डेटा होता है. बेसिकली अमाउंट ऑफ डेटा मैटर नहीं करता, उसका यूजफुल एनालिसिस मैटर करता है. तो इस साल पहली बार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के थ्रू जो ट्रांजैक्शन लेवल डेटा मिलता है, उससे एस्टिमेट निकाला गया है कि विद इन इंडिया स्टेट्स के थ्रू जो गुड्स एंड सर्विसेज पास होते हैं उनका एनालिसिस किया गया है, एस्टिमेट निकाला गया है. इसके अलावा रेलवे मिनिस्ट्री से भी हमें पैसेंजर लेवल डेटा मिल गया कि लोग कहाँ से चढ़ते हैं, कहाँ उतरते हैं, तो उससे भी फ्लो ऑफ माइग्रेंट्स का आइडिया हुआ. विद इन इंडिया कैसे कैसे लोग, माइग्रेशन कितनी ज़्यादा होती है, वो हमें पता चला है. दूसरा एक टॉपिक था इस बार, जैसे जो मेजर सोशल प्रोग्राम्स हैं उनकी टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है कि वो बेनिफिशियरीज तक पहुँचे, क्योंकि ये देखा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पुअर लोग होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पुअर लोग होते हैं, उन्हीं को सबसे कम फंड रिसीव होता है. ठीक है. इसके अलावा यूबीआई पे पूरा एक चैप्टर है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, यूनिवर्सल बेसिक इनकम. इनफैक्ट स्विट्जरलैंड में तो रेफरेंडम हुआ तो वहाँ पे लोगों ने मना कर दिया कि उनको नहीं चाहिए, उनसे काम करवा लो, उन्हें पैसे मत दो फ्री के. लेकिन अब हमारे इंडिया में इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, इस पर पूरा डिस्कशन है. सी, इंडिया में बात करना, डिबेट करना ठीक है, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. और इस साल एक और चेंज आया था कि इकोनॉमिक सर्वे की एक ही वॉल्यूम अभी आई है, दूसरी वॉल्यूम बाद में आएगी, जैसे हर साल 2 वॉल्यूम्स आती हैं एक साथ.
इसके अलावा देयर वाज अ स्टेटमेंट ऑफ जॉन कीन्स अबाउट इकोनॉमिक सर्वे दैट इट मस्ट स्टडी द प्रेजेंट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फॉर द पर्पस इंटरेस्ट। उसको अपने पास्ट को ध्यान में रखते हुए अपना प्रेजेंट स्टडी करना चाहिए अपना फ्यूचर प्लान करने के लिए। सो आई थॉट दिस वाज अ गुड लाइन, सो आई रोट इट। आई होप इट्स क्लियर। सी, सबसे पहले तो चैप्टर स्टार्ट होने के पहले 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए थे इंडिया के बारे में। पहला तो ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया वर्क रिलेटेड माइग्रेशन डेटा मिल गया रेलवे मिनिस्ट्री के थ्रू, तो उससे पता चला कि 9 मिलियन लोग एक्चुअली काम के सिलसिले में इधर उधर इंडिया के अंदर विद इन स्टेट्स माइग्रेट करते रहते हैं, जो कि 2011 के डेटा से जस्ट डबल है। प्रॉब्लम क्या है, इतना सब होने के बाद भी ये सब कन्वर्ज नहीं हो पाता, लोगों को इसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, इनकम में फिर भी इतनी इनइक्वालिटी है। ठीक है, सेकेंड चीज़ थी बाइसेस इन परसेप्शन। इंडिया की रेटिंग BBB माइनस थी और उतनी ही रही, जबकि चाइना की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया A+ से AA- इन दिसंबर 2010 अबाउट, जबकि उन लोगों का क्रेडिट GDP रेशो भी कम हुआ है और उनकी ग्रोथ भी कम हुई है उसके बावजूद भी, और इंडिया की रेटिंग को अनचेंज्ड ही रखा गया। थर्ड है वीक टारगेटिंग ऑफ द सोशल प्रोग्राम्स, जो अभी मैंने कहा भी कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंटिंग फॉर पुअरेस्ट 40% विल रिसीव ओनली अबाउट 20% ऑफ द टोटल फंडिंग्स। जिस जगह में सबसे ज़्यादा गरीब लोग होते हैं उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा कम फंड्स दिए जाते हैं, तो टारगेटिंग ठीक नहीं है, वो बहुत उसमें प्रॉब्लम है। इसके अलावा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हमारे पास है, सब लोग वोट करते हैं इलेक्शंस में, पर फिस्कल डेमोक्रेसी भी क्या हमारे पास है? सिर्फ 100 में से सिर्फ 7 लोग होते हैं जो टैक्स पे करते हैं एक्चुअली में। ठीक है, इसकी भी जो इंडेक्स आती है, रेटिंग्स आती है, उसमें G20 कंट्रीज में इंडिया 13th नंबर पे है आउट ऑफ 18। ओके, और डेमोग्राफिक डिविडेंड, सी इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है कि जितने सारे लोग वर्किंग एज में होते हैं, मतलब जो भी, देखिए वर्किंग एज मानी जाती है 15 से 59 ईयर्स तक की एज को वर्किंग एज कहा जाता है। तो ये माना जाता है कि जितने लोग वर्किंग एज में होंगे उतने लोग ज़्यादा काम करेंगे, उतने लोगों के पास ज़्यादा पोटेंशियल होगा प्रोडक्टिव होने में और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, सो वी कैन से दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिकेट्स more people have the potential to be productive and contribute to the growth of economy। तो ये देखा गया है कि इसकी पीक अभी बस आने ही वाली है, विद इन 4 to 5 years demographic dividend will reach its peak for India। We'll discuss it about in a while। Then sixth was the India's trade। इंडिया का ट्रेड चाइना से भी ज़्यादा होता है ग्लोबली देखा जाए तो, मतलब क्या कहा जाता है कि चाइना का ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है, चाइना की इकोनॉमी ही ट्रेड की वजह से बनी है। इंडिया का ट्रेड चाइना से भी ज़्यादा होता है ग्लोबली। इनफैक्ट इंटरनल ट्रेड जो होता है विद इन इंडिया के अंदर जो ट्रेड होता है वो भी इंडिया का काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद 7th स्टेटमेंट ये थी कि स्पेशल डिस्पर्जन इन द इंडियन इनकम राइजिंग, जो कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं डिस्पाइट मोर पोरस्ट बॉर्डर्स विद इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर लोग इतना माइग्रेट करते हैं, इतना काम करते हैं, उसके बाद भी इनकम में ये जो डिफरेंस है वो प्रॉब्लम है। उसके बाद 8th स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी टैक्स। सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि बेंगलुरु और जयपुर इन जैसे एरियाज में इतना प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी सिर्फ 5 से 20% लोग टैक्स भर रहे हैं। ठीक है, ओनली 5 to 20% ऑफ द पोटेंशियल टैक्स बेंगलोर और जयपुर में आता है। तो कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये अनएक्सप्लॉइटेड है, इसे गवर्नमेंट यूज करे तो और टैक्स आएगा। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओवर द नेक्स्ट 3 decades UN प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया स्वीट स्पॉट ही रहेगा, उसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन 1/3 के रेशियो से इंक्रीज होगी, जबकि चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज का ओवर 20% डिक्लाइन होगा वर्किंग एज पॉपुलेशन में। दूसरा पॉइंट ये था कि इंडिया की वर्किंग एज टू नॉन वर्किंग एज रेशो 1.7 जो कि पीक है वो अभी बस 4-5 साल में रीच हो जाएगी, मतलब 4-5 साल में आ जाएगी। सी 3 चीज़ें हैं, एक तो ये पीक लोअर है चाइना और ब्राज़ील के कंपैरेटिवली, चाइना और ब्राज़ील की 1.7 से भी ज़्यादा रही थी फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स। दूसरा अच्छी बात यह है कि इट विल बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है,
लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहेगी, और अगर डिक्लाइन भी बाद में होगी कभी तो बहुत ग्रेजुअली होगी, अनलाइक अदर कंट्रीज, ठीक है। और तीसरा, टू द विद इन इंडिया ऑल्सो देयर इज अ शार्प डिफरेंस। जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया मतलब जो स्टेट्स हैं जैसे ये केरला, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये वाले जो स्टेट्स हैं, इनकी डेमोग्राफिक डिविडेंड पीक 2020 में ही आ जाएगी। मतलब इन लोगों के यहाँ ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन है कंपेयर टू द हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मतलब ये जो हमारे उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, एजिंग पॉपुलेशन कम है। तो इन लोगों की पीक जो है वो 2040 तक रीच होगी। तो विद इन इंडिया भी डिफरेंस देखा गया है। तो अब सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, देयर वाज अ लाइन इन इकोनॉमिक सर्वे दैट डेमोग्राफिकली स्पीकिंग टू इंडियाज आर देयर विद डिफरेंट पॉलिसी कंसर्न्स। एक तो वो इंडिया जो बूढ़ा होता जा रहा है, जहाँ एजिंग पॉपुलेशन है, जैसे कि पेनिनसुलर इंडिया, जहाँ 2020 में ही पीक आ जाएगी, वहां पर हमें एल्डर लोगों का, उनका ध्यान रखने के लिए, उनकी नीड्स का, उस पर ध्यान देना होगा। और एक दूसरा इंडिया है यंग इंडिया, जो कि हिंटरलैंड इंडिया है, जिसकी पीक 2040 तक आएगी। वहां पे एजुकेशन देना, उन्हें स्किल्स देना, एम्प्लॉयमेंट देना, अपॉर्चुनिटीज देना, वो हमारा फोकस होना चाहिए। क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन तो है, ठीक है, उसका फायदा क्या, अगर उन लोगों के पास जॉब्स ही नहीं होगी तो जॉब्स देने के लिए उनके पास एजुकेशन और स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। खैर, इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि लेबर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में। सो देयर इज अ हेट्रोजेनिटी विद इन इंडिया। अगर हम ग्रेटर लेबर मोबिलिटी करवाएं, अगर हम लेबर मोबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, यंग इंडिया से बाद में हम पेनिनसुलर इंडिया तक लोग जाएंगे काम के लिए, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, जो डिफरेंस आया है। इसके अलावा 2 पॉइंट और थे, पॉजिटिव आउटलायर्स और नेगेटिव आउटलायर्स। पॉजिटिव आउटलायर्स किसे कहते हैं? जैसे स्टेट्स हो गए, बिहार, केरला, कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है कमिंग ईयर्स में। अगर उनकी इनकम अभी की इनकम को कंपेयर करें तो उसके हिसाब से देखिए, बिहार जो ऐसा देश है जो वहाँ पे ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और जो हरियाणा और महाराष्ट्र जो ऑलरेडी अमीर है, उन लोगों की तो खैर अच्छी बात है ही। नेगेटिव आउटलायर्स कहते हैं जैसे कि केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये लोग जिनका फ्यूचर डिविडेंड कम होगा। तो उसमें देखिए, केरला जो है, जो ऑलरेडी रिच स्टेट है, उसके लिए तो ठीक है, एवरेज रहेगा, वो ऑलरेडी रिच है, आगे डिविडेंड कम भी हुआ तो वो मैनेज कर लेगा। लेकिन जो पुअर स्टेट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी पुअर हैं और दूसरा उनको डेमोग्राफिक डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, तो उनके लिए प्रॉब्लम की बात है। दीज आर कॉल्ड नेगेटिव आउटलायर्स। So guys, from next videos we'll comprehensively cover the complete economic survey. पहला चैप्टर तो एक जनरल ओवरव्यू है, जो भी हमारी इंडियन कंडीशन है वो तो हम लोग पढ़ ही सकते हैं। एक्चुअली हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, बट फिर भी आई एडवाइस यू कि आप वो एक बार खुद पढ़ लें, तो एक जनरल पिक्चर मिल जाती है अगर चैप्टर 1 पूरा पढ़ लें। उसके अलावा आगे के चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं हमें वही पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सो विल डिस्कस फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोज़. That's all for today. Thank you so much. And if you like the video, please subscribe it and comment it. Thank you. And please tell me if you want me to cover budget as well. Thank you.